हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी का क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का विज्ञान का पेपर या फिर साइंस का पेपर कह लो। कंप्लीटली ए टू जेड डिस्कस करेंगे। आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा कि कितने नंबर की, एक नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, दो नंबर के कितने क्वेश्चन देखे जाएंगे और तीन चार नंबर के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करते हुए आपको यहाँ पर पूरा पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे चैनल SKR क्लासेस को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ठीक लगता है कि आपको 10th से रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि मटेरियल मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि मैं अच्छे स्कोर करना चाहता हूँ, मुझे सैम्पल पेपर, मुझे कोई भी एजुकेशनल मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर पेपर कितनी देर का रहेगा। पेपर रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का और पूरा पूरा रहने वाला है 80 नंबर का। तो इसके अंदर आपको बस दो बातें याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना है। बस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये रहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसके कि एक से ज़्यादा पार्ट हैं तो उसके आंसर को कंटिन्यूटी में लिखना है। मान लो कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके हैं एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर आप ए पार्ट लिख रहे हो, एक जगह पर बी पार्ट लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें रहेगी वो ये रहेगी कि अगर ए वाला पार्ट आता है, ठीक है, बी वाले के लिए लिख के जगह छोड़ दो। ये नहीं करना है कि बाद में कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और एक सबसे बोनस टिप, प्रो टिप जो बच्चों को देनी जरूरी होती है, जो आपको नहीं पता होगी, आप जो गलती करते होंगे एग्जाम के अंदर, कि आपका पेपर छूटता है। अगर पेपर लेंदी आते हैं तो आपसे पेपर छूट जाता है। जब पेपर छूटता है तो उसमें दो तरीके के लॉस होते हैं। एक तो होता है माइनर लॉस। अब माइनर लॉस किसका होगा बताता हूं, माइनर किसका होगा और मेजर किसका होगा। अब देखो, मेजर लॉस उस बच्चे का होगा जिसने कि लास्ट में उसके 5 नंबर के क्वेश्चन छूट गया। एक 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए तो उसके 10 नंबर का नुकसान हो गया। लेकिन माइनर किसका होगा, पेपर इसका भी छोटा है, दोनों का पेपर छोटा है, लेकिन इसके बस यहाँ पर 3 से 4 नंबर गए क्योंकि इसने 3 एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस छोड़े हैं बस। तो इसके 3 नंबर गए लेकिन इसके 10 नंबर गए। तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करना है। एग्जाम के अंदर जब पेपर करोगे तो सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करने जिनके नंबर ज़्यादा हो, मतलब 5 नंबर वाले सबसे पहले, फिर उसके बाद में 4 नंबर वाले, फिर उसके बाद में 3 नंबर वाले, फिर उसके बाद में 2 नंबर वाले। इस तरीके से करोगे तो पेपर के अंदर नंबर ज़्यादा आएंगे। पेपर होगा धीरे धीरे लेकिन इसके अंदर नंबर ज़्यादा आएंगे। 5 नंबर वाले सारे के सारे कर लिए तो करीब करीब इसमें 25 से 30 नंबर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद में 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले सबसे लास्ट में सबसे लल्लू क्वेश्चंस होते हैं। बस एक एक लाइन लिखनी होती है, तो इनके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जब कभी भी आप पेपर स्टार्ट करते हो और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस लिखते हो तो वहां पर आप टाइम वेस्ट करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे आने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनकी संख्या रहने वाली 18, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, MCQs रहेंगे। और फिर उसके बाद में आते हैं अति लघुरात्मक, जो कि 12 रहेंगे, इनका वेटेज रहेगा 15 नंबर। और फिर उसके बाद में लघुरात्मक, मतलब कि आपको 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ये रहेंगे 13 और इसके अंदर 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद में दिग उत्तर रहेंगे और फिर उसके बाद में निबंधात्मक। तो इस तरीके से रहने वाले, तो ध्यान से सुनना है इनको, इसको ध्यान से देखना, पेपर को आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट देख रहा है, जिसको कि अपने एग्जाम के अंदर 80 में से 80 लाने, 100% स्कोर करना चाहता है, वो मेरे साथ में इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। अपनी नोटबुक साथ में लेकर के बैठो, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर, आपको 80 में से 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आलस मत करना, आज का आलस आपके एग्जाम के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, करना उसको, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वो आता है कि द फ्लोएम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या है। अब मैंने जैसे कि बोलते हैं आंसर क्या है, तो आपको बताना है कि A, B, C या फिर D में से कौन सा आंसर रहने वाला है। मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एक बात आपको गारंटी देता हूं, एक फैक्ट बताता हूं आपको, कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, अगर 1000 बच्चे आते हैं तो उनमें से बस एक बच्चा सॉल्व करता है। तो देख सकते हो कि एक बच्चा कंप्लीटली सॉल्व करेगा तो उसी के तो नंबर आएंगे, इसीलिए तो वो एक टॉपर रहेगा। और आप लोगों के कम नंबर आते क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं करते। जब तक खुद से पेपर को सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब आप अगर ऐसी 10 वीडियो देख लो या 20 वीडियो देख लो, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा कि मैं पेपर कर सकता हूँ। जब आएगा जब आपने पेपर सॉल्व करे हो, जब आपने एग्जाम की घर पर प्रैक्टिस करी हो, एग्जाम बढ़िया बड़े क्वेश्चंस करे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बढ़िया
तरीके से पेपर कर दोगे, लेकिन अगर किया ही नहीं है, बस वीडियोज़ ही वीडियोज़ देखे जा रहे हैं, तो इससे बात नहीं बनने वाली। तो बताओ भैया फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, ए बी सी डी में से। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर है कि द स्टोमच इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का है, एक्सक्रीशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, न्यूट्रिशन का है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अगर जिस किसी ने भी इसका आंसर रेस्पिरेशन करा है वो गलत है। रेस्पिरेशन लंग्स के लिए होता है। न्यूट्रिशन का काम करेगा या नहीं करेगा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वेस्ट का काम करेगा या नहीं करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि क्या ये ब्लड के लिए काम में आता है। तो इनको ऐसे समझो, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर समझो कि किसका क्या क्या काम होता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन क्या काम रहता है। तो यहाँ पर बताओ कि इसका ए बी सी डी में से कौन सा आंसर रहने वाला। जल्दी, जितना आपको पता लग जाएगा कि नीचे कितने बच्चे हैं जो कि इसके लिए एक्टिव हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इसी की थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द प्लांट हार्मोन। तो इनमें से आपको कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो इसका आंसर बता दीजिए। देखो ये क्या है, ये है बस ए बी सी डी वाले। तो यहाँ पर ए बी सी डी आराम से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से करोगे। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो करो। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर है कि विच हार्मोन इज एक्टिवेटेड इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, जल्दी से बताओ इसका भी आंसर। अब जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आपको आंसर बताना है, नहीं बताना। अब यहां पर आता है कि फॉर द कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे पासिस स्ट्रेट थ्रू विदाउट बेंडिंग इज नॉन एज। तो यहां पर अगर एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर की जो इंसिडेंट रे है जो स्ट्रेट पास हो जाती बिना बेंडिंग के, उसको क्या कहते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है ये मान लिया कॉन्वेक्स लेंस है। और फिर उसके बाद में एक रे यहाँ से इसमें से पास होती है बिना बेंड हुए। तो ये कौन सा पॉइंट होता है बताओ भैया। ये क्या ये पॉइंट ऑफ फोकस है। हाँ भैया एकदम से सही है। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है, नहीं। ये अपर्चर है, नहीं। ये यहाँ पर क्या है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला फोकस नहीं, फोकस नहीं। ये गलती हो गई है, देखो मैंने खुद ने गलती कर दी। अब कितने बच्चों ने मेरी गलती पकड़ ली। मैंने जानबूझ के इसके अंदर गलती करी थी कि देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं इसे। अभी तक कमेंट में लिख दिया होगा कि सर आप गलत हैं। ऐसे ही आपकी गलती एग्जाम में भी पकड़ी जानी चाहिए, आपको खुद से पकड़नी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका एकदम से सही है। अब चलते हैं यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर की द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंस एंगल एंड द रिफ्लेक्शन एंगल फॉर्म द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर तीन लॉ हैं। सबसे पहला तो लॉ ये है कि नॉर्मल और उसके साथ में इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। अगर ये है इंसिडेंट रे और ये है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और ये है इनका नॉर्मल, तो ये तीनों के तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड हैं ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और जो सेकंड लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। जिसने भी ए मार्क किया है उसका एकदम से सही है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होगा। बात याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक बात और सिखा देता हूं कि अगर करंट होता है, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है वो तो याद रखना ही रखना है। उसका नाम है वो है एम मीटर। अब एम मीटर की खास बात क्या है, एम मीटर में लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एम मीटर में लो रेजिस्टेंस होता है। अब लो रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, इसको सीरीज में लगा देंगे, क्योंकि सीरीज में लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ही अगर बात करें, हमें मेजर करना है वोल्ट, मतलब कि कितने वोल्ट फ्लो हो रहे हैं, तो उसके लिए काम में लिया जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर काम में लिया जाता है। अब इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इसका रेजिस्टेंस होता है हाई। जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेंगे, क्या इसको सीरीज में लगाएंगे। अगर सीरीज में लगाएंगे तो मान लो कि आर है हमारे पूरे का रेजिस्टेंस और इसका है बहुत ही बड़ा आर एच, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे तो सर्किट की बात ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस ना हो करके वो हो जाता है यहाँ पर, इसको सीरीज में ना लगा करके हम इसको लगा देते हैं पैरेलल में। पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आर है तो ये हो जाएगा 1/R, तो मतलब 1/R हो जाएगा और प्लस ऑफ यहाँ पर 1/R जो उस पूरे के सर्किट का था। तो जिस वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है इसका। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, आपको क्या याद रखना है, इसमें वोल्ट मीटर को लगाया जाता है हमेशा पैरेलल के अंदर लगाया जाता है। और ये क्या काम में आता है, ये काम में आता है वोल्ट को मेजर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर वोल्ट मीटर, इसका एकदम से सही है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8th वाले के अंदर है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा R इज इक्वल टू रो L/A।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक तो लेंथ के ऊपर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उसके एरिया के, और जो रेजिस्टिविटी है वो रहती है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एकदम से सही बात है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी सही है। और फिर उसके बाद में ऑन इट्स टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, जिसने भी करा है डी ऑप्शन इसका एकदम से सही है। जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन करा है उसका एकदम से सही है। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। 9th वाले के अंदर बोला गया कि द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अब ये वाला एग्जांपल तो आप सभी देख रहे हो, आप एक रूम में बैठे होंगे जिसके अंदर की फैन है, जिसको क्या पंखा बोलते हो, क्या बोलते हो, पंखा, ठीक है। अब पंखा है, अब पंखा चल रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, खुद से समझो कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, और फिर उसके बाद में वो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा है, वो मैकेनिकल में जा रहा है, मैकेनिकल में जा रहा है तो वहां पर मोटर है। तो सिंपल सी बात याद रखने की, मोटर होती है। और अगर यही होता कि मैकेनिकल एनर्जी होती कि आप उसे खुद हाथ से घुमा रहे होते, मतलब गैल्वेनोमीटर, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जनरेटर, जनरेटर को अगर हाथ से घुमा रहे होते तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, तो वो क्या होती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, तो इसको बोलते हैं जनरेटर। और जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो उसे कहते हैं मोटर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि ये वाली जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस ऑफ 2 ऑफ Al और Al2O3 प्लस ऑफ Fe के अंदर है, ये रिएक्शन कौन सी है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, बताओ कौन सी वाली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, देखो सबसे पहले तो है ये है Fe2O3, पहला कंपाउंड क्या है, वो है Fe2O3, एक कंपाउंड है। उसके बाद में क्या हो रहा है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बन रहा है, इससे बन रहा है, वो बन रहा है Al2O3। तो इसमें सिंपल सी बात ये हो रही है कि हमारा यहाँ पर आया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने देखा इसको, तो एल्यूमिनियम बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इसने क्या करा, इसको यहाँ से भगा दिया और Fe को अलग छोड़ दिया, ये इसकी जगह पर आ गया। तो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जब Fe की जगह पर आया तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे एक दूसरे को हटाना, मतलब डिस्प्लेस करना, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन वहीं पर ही अगर ये होता कि ये एल्यूमिनियम किसी और कंपाउंड के साथ में होता, कि मतलब AlX होता और लास्ट के अंदर बन जाता FeX, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe उठ करके एल्यूमिनियम के साथ में चला गया और एल्यूमिनियम उठ के Fe के साथ में आ गया। अगर ऐसा होता तो दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एकदम से सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th वाले के अंदर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग इन द डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए कौन सा वाली मेडिसिन को काम में लिया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटी एसिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीबायोटिक किस लिए काम में ली जाएगी, जब कभी भी कोई बीमार होगा, अगर एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट है जब काम में लिया जाएगा। लेकिन एनाल्जेसिक कब होता है, एनाल्जेसिक वो होता है जिसके अंदर कि आपको अगर मान लो कि कोई फीवर वगैरह है तो वो काम में आता है। एंटीसेप्टिक मतलब कि कोई भी खरोंच वगैरह लग जाती है तो उसके लिए एंटीसेप्टिक काम में ली जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी वाली पेट के लिए होगी, तो पेट के डाइजेशन को ठीक करने के लिए होते हैं एंटा एसिड, तो ये याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है वह सी। देन फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th वाले के अंदर की फूड केन्स आर कोटेड विद इन द टीन एंड नॉट विद जिंक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन टिन से। क्या ये बात सही है, हाँ एकदम से सही बात है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है सी। 12th वाले का करेक्ट आंसर वो है सी। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चंस क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारे फुल मार्क्स आ जाएं। तो 12 जो एमसीक्यूज हैं वो आएंगे 12 नंबर के, 12 एमसीक्यू एक एक नंबर का रहने वाला, तो ये करेंगे हम सबसे लास्ट में, और सबसे पहले करेंगे हम लास्ट नंबर वाले। अब आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन मेल, तो कौन सा होता है मेल्स के अंदर। अब यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं करेगी, अगर ह्यूमन की बात करता तो वो सिंपल सा कहना चाह रहा है कि आपको मेल और फीमेल का कॉमन वाला बताना है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली मेल बोला है, तो मेल के अंदर कौन सा स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाले के अंदर कि वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो सेकंड वाले का आंसर आप बताओ, फिर थर्ड वाले का आंसर मैं बता दूंगा, ऐसे मैं पूछता हुआ चलूंगा। सेकंड वाले का आंसर कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या है मैं देखता हूँ।
हूँ कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं, तो जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। अब चलते हैं थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट कौन सी से प्रोटेक्ट करता है, वो करता है यूवी रेस। तो इसका आंसर रहने वाला वो रहने वाला यूवी रेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, यूवी रेस फ्रॉम द सन। अब फोर्थ एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स आर कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये कैसे एग्जाम्पल है, ये बताओ कि कैसे एग्जाम्पल हैं, क्या ये मतलब एक तरीके से रीयूजेबल रियूजेबल कैसे एग्जाम्पल हैं? अगर नहीं आता है तो याद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका आंसर भी बताओ और इंपॉर्टेंट भी है। तो भैया ये क्या कर रहे हो सर, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा मेरे को उस टाइम पर ये वाला क्वेश्चन जब सर ने पूछा था नहीं आया था, तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। जब कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो अब इसके अंदर बात करी गई है कि एक स्फेरिकल मिरर है, अब ये भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है और यहाँ पर कॉनकेव भी हो सकता है। अब इसमें बोला गया कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और है यहाँ पर पोल मतलब जो कि उसके ऊपर है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, क्योंकि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ वाला पॉइंट पूछा गया है तो वो होता है फोकस। फोकस होगा इसका एकदम से करेक्ट आंसर, तो फोकस इसका एकदम से सही आंसर है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर फोकस करा है उसका एकदम से सही है। अब चलते हैं सिक्स्थ वाले के अंदर। अब सिक्स्थ वाले का आंसर क्या करना है, आपको देना होगा। सिक्स्थ वाले का आंसर आप लोगों को देना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाऊंगा, लेकिन एक बार आंसर दो। अब यहां पर बोलेंगे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर की अगर यूनिट की बात करें तो वो होती है वोट, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट तो हो गई वोट, और फिर उसी के साथ में एक पावर होती वो होती हॉर्स पावर। अब ये क्या बला होती है भाई, ये हॉर्स पावर को हमेशा याद रखना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू रहता है 746 वोट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है, तो 1 हॉर्स पावर रहती है 746 वोट के बराबर रहती है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर। ये काफी ज्यादा छोटे आंसर हैं, इनको क्या करना है, इनको भी एक ही लाइन के अंदर लिखना है, एक लाइन के अंदर लिखना है। तो आप देख सकते हो कि पहले आए थे 12 MCQ, उसको एक एक शब्द में लिखना था, मतलब एक शब्द होना चाहिए, बस एक शब्द। शब्द का मतलब ये होता है कि लाइन नहीं, बस जो आंसर है, जैसे कि ए आंसर है वो है फोकस। तो ऐसे आपको बस इतना सा लिखना है एग्जाम के अंदर, और उसके अलावा इसमें कोई भी बकवास नहीं लिख, इसके अंदर थोड़ी बहुत बकवास लिखनी होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो कौन से पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उस पार्ट का नाम, जैसे कि यहाँ पर जिस भी पार्ट में एब्जॉर्ब होता है आपको बताना है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं छुपा के रखता हूँ कई बार क्वेश्चन आपसे। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द पार्ट ऑफ स्टोमच, बस इतनी सी बात याद रखनी है और उसमें कुछ भी याद नहीं रखना। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको करना है। और थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से, सेकंड वाले का आंसर क्या है। अब चलते थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर बोला गया कि विच केमिकल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा केमिकल यूज में लिया जाता है, इसके अंदर जो मेनली यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या काम में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम ये होता है, ये होती है स्मोक, मतलब एक तरीके से ठंडी गैस होती है। क्या होती है, ये होती है ठंडी गैस। अब ठंडी गैस होती है तो फ्रीज के अंदर ठंडा ही तो करना है, तो उसीलिए इसको काम में लिया जाता है। तो इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको सिंपल सा लिखना होगा कि केमिकल यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज CFC, और फिर उसके ब्रैकेट में लिख देना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर फोर्थ की अमृता देवी विश्नोई इज रिलेटेड। तो ये वाला अवार्ड किससे रिलेटेड है। और फिर उसके बाद में फिफ्थ वाला है कि द नेम ऑफ द डैम बिल्ट इन ऑन द रिवर गंगा। अब यहाँ पर ये जब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है तो इनका बस एक ही शब्द आएगा, इसके अंदर ज्यादा बकवास नहीं करनी है भाई, इसके अंदर टाइम बचाना सीखो। जब कभी भी 1 नंबर का है तो उसके अंदर टीचर आपको 1 नंबर आराम से दे देते, चाहे से आप एक शब्द लिखो या फिर 2 लाइनें लिखो या फिर पूरा पूरा एक पेज भर, तो मिलना बस 1 नंबर ही है। तो 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी, हमें बस एक शब्द लिखना है, एक शब्द में अगर काम हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, 6th के अंदर, जिसके अंदर की ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता होगा, है ना। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अगर डर लगता है तो डर निकाल दो, क्योंकि ऐसा डरने लायक ये क्वेश्चंस नहीं होते, काफी ज्यादा आसान रहते हैं। इसके अंदर बोला गया कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन द कंडक्टर ऑफ एन द वायर इज ए रो, और फिर बोला गया कि अगर इसी की लेंथ अगर सेम रखें, लेंथ सेम है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करना होगा कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द सेम कंडक्टिंग वायर टू ऑब्टेन 2R ओम रेजिस्टर। तो सिंपल सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है वो रहता है रो L/A। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात क्या क्लियर हो गई, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ की।
अगर पहले लेंथ थी वो थी आर एल, इसको मान लो कि आर क्या है, वो है रो एल बाई ए, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब बोला गया कि जो नई एल टू है वो क्या होगी 2L, तो सिंपल सा नया निकाल देंगे, आर टू इज इक्वल टू रो इंटू 2L कर देंगे डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ से रो एल बाई ए होता है ए, तो ये हो गया 2R। तो नया रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितनी चाहिए होगी, वो चाहिए होगी 2L। सिंपल सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा बकवास नहीं करनी, एक बार में सीख जाओगे। अभी मैंने जैसे कि इसके अंदर मैंने पहले बोल दिया कि 2L होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो क्या होगा, बस लेंथ के ही प्रोपोर्शनल रहेगा, और क्योंकि सेम कंडक्टिंग वायर की बात करेंगे ना एरिया बढ़ाएगा। अगर कहा जाता है कि एरिया को इंक्रीज करा गया या फिर एरिया को डिक्रीज करा गया तो बात अलग होती, तो उसके अंदर मैं एरिया को भी कंसिडर करता, लेकिन इसके अंदर एरिया को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। देन फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर बोला गया कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जब वो ओरिजिनेट होती हैं एक पॉइंट से, वो अंदर रहती हैं पैरेलल, और फिर उसके बाद जाकर के वो डाइवर्स होती रहती हैं। जब वो डाइवर्स होती हैं तो उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि वो एक पैरेलल पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। तो इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए पैरेलल पॉइंट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया कि व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डू वी यूज वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट और नॉट इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पर इसके अंदर हमें बस ये जानना है कि करंट फ्लो हो रहा है और इन विच डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ये याद रखना, गैल्वेनोमीटर इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके अंदर बोला गया कि विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज में लिया जाता है, जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर सभी को आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा एक बार थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करो इस चैप्टर की, ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, इसमें बोलेगी द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 एंड हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू द कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो अगर इसके अंदर बोला गया कि pH 6 है और यहाँ पर दही की बात करेगी है, कर्ड मतलब होता है दही, ठीक है दही। अब ये दही की बात करेगी तो दही क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है ना। अब जब कोई भी चीज़ खट्टी होती है तो उसको क्या किस पीएच में आएगा, वो खट्टी होती है तो उसको किस पीएच में लेंगे, मतलब सोर टेस्ट है। अब जब सोर होता है तो ये क्या होता है, एसिड की तरफ जाएगा या फिर बेस की तरफ जाएगा। अब खुद से जस्टिफाई करके बताओ कि मेरे को ये एसिड की तरफ जाएगा या फिर बेस की तरफ जाएगा। एसिड खट्टे होते हैं या फिर बेस खट्टे होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका ये रहेगा कि अगर खट्टा है तो खट्टे क्या होता है, संतरे भी होते हैं। अब संतरों के अंदर कौन सा आता है, एसिड होता है। तो इससे ये कर सकते हो कि इसकी जो पीएच की 6 है तो मतलब वो थोड़ी और घट जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। देन फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। अब ये आता है कि वाई डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ड्रेन वाटर डज। तो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होते। अगर मिनरल्स होंगे या फिर उसके अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होता तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता। या फिर इसका सीधा आंसर आपको इतना सा लिखना है, ये बकवास नहीं लिखनी, आपको इतना सा लिखना होगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होते, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ये कंडक्ट नहीं करता। या फिर मिनरल्स नहीं होते तो ये कंडक्ट नहीं करता है। बस दो बातें लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अब उसके बाद में आता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो CaOCl2 का नाम क्या है, ऐसे जो नाम है वो जरूर से याद रखना, अपने एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर खंड ख। अब खंड ख वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, इसको आपको करना है, इसको अच्छे से करना है कि मतलब पाचन क्रिया या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर सलाइवा का रोल क्या रहता है वो देखो लो। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक बार थोड़ी बायो कम बताऊंगा, देखो बायो थोड़ा कम बताऊंगा क्योंकि बायो थोड़ी कम ही आती है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आए, और थोड़ा बहुत अगर मेरे से गलती हो जाती है तो आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी बायो नहीं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पर इसके अंदर बोलोगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। तो भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर दो पॉइंट लिखने होंगे, आपको पॉइंट करके लिख देना। अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो फायदा नहीं है, पॉइंट करके लिखना आपको इसको कि किस तरीके से इसको करना होता है। तो यहाँ पर व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कैसे क्या होता है ये सुनो। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी एक कोई रेयरर से डेंसर के अंदर घुसेगी, वो वाला लो है। और फिर उसके बाद जब वो बेंडिंग होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बस इतनी सी बातें लिखनी है। और एक डायग्राम बना देना कि इस तरीके से होता है, जब वो रेयरर से डेंसर के अंदर जाती है इस तरीके से जाती है, और एक तरफ बेंड हो जाती है, एक तरफ बेंड दिखा देना, एक तरफ इस तरफ दिखा देना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर थर्ड
और एक पॉइंट इसमें ज़रूर से इंक्लूड करना कि जो इनका वो वाला पॉइंट इंक्लूड मत कर देना कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये वाला पॉइंट अभी मत लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें बोला गया कि 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है, तो आपको निकालना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक फॉर्मूला काम में लेना है जो रहता है कि आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 1/r इक्विवेलेंट रहता है, वो रहता है 1/r1 प्लस 1/r2। जब कैसे हों ये हों पैरेलल में, लेकिन अब यहाँ पर पैरेलल की बात करी गई है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 1/2 प्लस ऑफ 1/3 प्लस ऑफ 1/6। इसी तरीके से आपको करना है कि 1/r इक्विवेलेंट करके आपको इसे सॉल्व करना है और फिर वैल्यू निकाल लेनी। और इसके अंदर गलती क्या होगी, आप सीधा एग्जाम के अंदर क्या लिख देंगे, आप इसमें लिखेंगे कि हमारे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है। आपको सिंपल से इसे सॉल्व करोगे, जैसे कि हो गया 6 और यहाँ पर ही हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो ये हो गया 6, तो यहाँ पर आ गया 1, तो इसमें तो गलती नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो होता है 1/2 और आप सीधा सा बोल देते हो कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पर 1/r आएगा, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 2, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या है। और फिर उसके बाद आपको ओम्स लॉ लिखना है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ सिंपल सी रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस के और उसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन देता है, और इसका फॉर्मूला रहता है V = IR। ये पहले रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और फिर उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस। अब इसी तरीके से आपको करना होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर की बोला गया कि राइट डाउन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखना है और फिर उसको हमने उसको एक्सप्लेन करना है, डायरेक्शन के साथ में अपना एक हाथ बना देना है और इससे एक्सप्लेन कर देना है। और हम आयरन को क्यों पेंट करते हैं, उसको रेस्ट से बचाने के लिए, ताकि उसके ऊपर रेस्टिंग ना हो। रेस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और आयरन उसके साथ में रिएक्ट करता है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पर आप लोगों को और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पर बोला गया कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ऐसा क्यों नेसेसरी होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है कि बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो है उनके एलिमेंट्स बैलेंस्ड रहते हैं, नंबर इनका सेम रहता है, और इसके अंदर इनको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों रहती है, ताकि उसके अंदर हम अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएँ। और फिर इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। और फिर उसके बाद में आता है कि डू वी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको 2 से 3 लाइनें लिखनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर खंड से, मतलब ये वाला है थोड़ा बड़ा खंड। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, और अगर कहीं पर भी मिले इनके आंसर वो देख लो, अगर आते हैं तो खुद से लिखो, अगर नहीं आते हैं तो इनको नोट डाउन कर लो, खुद की नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ढूंढ लो इनको। ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो हर एक बच्चे की अलग अलग रहेगा। अगर मैं वो पॉइंट बोलूँ, मैं एग्जैक्टली वो पॉइंट बोल दूँ, तो आप वो के वही लिख लोगे, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको नोट डाउन कर लो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं धीरे धीरे रोकते हुए चला रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर PDF चाहिए तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर PDF प्रोवाइड करवा दो, तो मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ में। अब यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जब ये 4 क्वेश्चन है तो ये एक नंबर का है, फिर 2 नंबर का, इस तरीके से रहने वाला है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अच्छे से समझ में नहीं आया सर, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए।